षड्यंत्र के 6 यंत्र अथवा गुण होते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मोक्ष या शांति प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। षड्यंत्र के प्रमुख क्षेत्रों का वर्गीकरण हम ये भी जान चुके हैं कि 4 वर्ग हैं: नागलोक, संधिलोक, युद्ध क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र। आइए मोक्ष शांति को हम समझते हैं। शांति प्रक्रिया के 2 चरण या प्रकार होते हैं। पहला आंशिक शांति और दूसरा पूर्ण शांति। आंशिक शांति केवल अर्थशास्त्री अथवा सेनापति के द्वारा ही संभव है। आंशिक शांति के आवेदन में सेना केवल अपने नियंत्रण सीमा या नियंत्रण रेखा तक ही जा सकती है अथवा उसके पीछे भी जा सकती है। दोनों पक्षों द्वारा आंशिक शांति आवेदन से भी युद्ध समाप्त नहीं होगा। इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। पूर्ण शांति केवल राजा के द्वारा ही संभव है। यदि एक पक्ष द्वारा आंशिक शांति का प्रस्ताव है और दूसरे पक्ष द्वारा पूर्ण शांति का प्रस्ताव है, तो भी दोनों पक्ष की सेना केवल पीछे जा सकती है, परंतु युद्ध समाप्त नहीं होगा। युद्ध दोनों पक्ष के राजाओं के आवेदन के द्वारा ही समाप्त होगा अथवा किसी राजा के विजेता होने पर भी युद्ध समाप्त हो सकता है। पूर्ण शांति या आंशिक शांति के कारक फैक्टर्स को हम समझ लेते हैं कि पूर्ण शांति या आंशिक शांति किस स्थितियों में लाई जा सकती है। शांति की प्रक्रिया, चाहे वो पूर्ण शांति हो या आंशिक शांति हो, केवल युद्ध घोषणा के बाद ही शांति का आवेदन किया जा सकता है। इसके 2 ही कारक होते हैं। आइए हम दोनों कारकों को समझते हैं। पहला कारण है यदि किसी भी पक्ष के पात्र का घात हो गया हो। अब देखेंगे इस चित्र में कि श्वेत पक्ष के 4 गुप्तचर में से एक गुप्तचर का घात शत्रु पक्ष ने कर दिया है और केवल 3 गुप्तचर बचे हैं, अतः युद्ध का आरंभ हो गया है। दूसरा कारण है, यदि आप इस चित्र में देखेंगे तो दूसरा कारण है किसी भी पक्ष की सीमा भंग या भेदन की गई हो, और भंग की गई सीमा युद्ध सीमा अथवा दुर्ग सीमा भी हो सकती है, जो कि अस्थायी सीमाएं होती हैं। तो किसी भी अस्थायी सीमा का यदि भेदन कर दिया जाए, उदाहरण से देखते हैं कि जो श्याम पक्ष या कृष्ण पक्ष है उसने युद्ध सीमा का भेदन कर लिया है, जो बीच में एक रेखा होती है उसका भेदन कर लिया है, इसलिए युद्ध की घोषणा हो गई है। अब दोनों पक्ष पूर्ण शांति या आंशिक शांति की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र हैं। शांति के आवेदन के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें से हम पहले प्रकार अर्थात आंशिक शांति के आवेदन को समझते हैं, जिसको हम पार्शियल ट्रूस एग्रीमेंट कहते हैं। आंशिक शांति केवल अर्थशास्त्री अथवा सेनापति के द्वारा ही संभव है। आंशिक शांति के आवेदन में सेना केवल नियंत्रण रेखा तक ही जा सकती है अथवा उसके पीछे जा सकती है। दोनों पक्षों द्वारा आंशिक शांति आवेदन से भी युद्ध समाप्त नहीं होता। पहला उदाहरण देखते हैं, गोले से चिन्हित है, ये सेनापति है। तो श्याम रंग पक्ष के सेनापति ने अपने शांति क्षेत्र में रहते हुए आंशिक शांति का आवेदन कर दिया है। ऐसी स्थिति में श्याम पक्ष की सेना नियंत्रण रेखा से बाहर नहीं जा सकती, और जैसा हम जानते हैं सेनापति या शास्त्री या राजा के अधिकतम नियंत्रण क्षेत्र को ही नियंत्रण रेखा माना जाता है। तो यहाँ पर जो नियंत्रण क्षेत्र है केवल 6 रो तक है, इसीलिए जो कृष्ण पक्ष है वो 9 से लेकर 6 तक ही केवल आ सकती है, या 6 से लेकर 9 तक जा सकती है, पर वो 6 के नीचे जो कि 5, 4, 3, 2, 1 है, यहाँ नहीं जा सकती। दूसरा उदाहरण में हम देखते हैं कि सेनापति अभी भी अपने ही क्षेत्र में बहुत पीछे है, और साथ साथ में राजा शत्रु के शांति क्षेत्र में बहुत आगे तक चला गया है। सेनापति भी शांति क्षेत्र में है और यहाँ राजा भी शांति क्षेत्र में है, परंतु राजा की नियंत्रण सीमा अधिक होने के कारण उसकी सेना तीसरे रो तक अधिकतम जा सकती है या पीछे जा सकती है, परंतु तीसरे रो के नीचे दूसरा या पहला या शून्य रो तक वो नहीं बढ़ सकती। तीसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि कृष्ण पक्ष ने अपने शांति क्षेत्र में रहते हुए आंशिक शांति और पूर्ण शांति दोनों का आवेदन किया हुआ है। इस काले रंग के या नीले रंग के घेरे में आप सेनापति को देख रहे हैं। राजा ने पूर्ण शांति का आवेदन किया हुआ है और सेनापति ने आंशिक शांति का आवेदन किया हुआ है। इन दोनों स्थिति में ही सेना को पीछे जाना पड़ता है। श्याम पक्ष की सेना नियंत्रण रेखा से बाहर नहीं जा सकती, तो आप देखेंगे कि सेनापति ने अधिकतम सीमा क्षेत्र का नियंत्रण किया हुआ है, इसीलिए सेना केवल सेनापति की सीमा तक ही जा सकती है अथवा पीछे जा सकती है। चौथे उदाहरण को समझते हैं। यहाँ सेनापति ने अपने शांति क्षेत्र में रहते हुए ही आंशिक शांति का आवेदन किया है, परंतु नियंत्रण क्षेत्र राजा ने बड़ा बना लिया है। इस उदाहरण में कृष्ण पक्ष की सेना केवल राजा की सीमा तक जा सकती है अथवा पीछे जा सकती है। आंशिक शांति के 5वें और अंतिम उदाहरण को हम देखते हैं और समझते हैं। चित्र में देख रहे होंगे कि राजा सबसे पीछे है और अर्थशास्त्री ने शांति क्षेत्र में प्रवेश किया है और आंशिक शांति का आवेदन कर दिया है,
परंतु सेनापति के अधिकतम नियंत्रण क्षेत्र में होने के कारण सेनापति के नियंत्रण क्षेत्र तक आगे बढ़ सकती है या पीछे जा सकती है, परंतु सेनापति के नियंत्रण क्षेत्र के आगे नहीं बढ़ सकती है। हमने आंशिक शांति या पार्शियल ट्रूथ एग्रीमेंट को समझा था। इस बार हम पूर्ण शांति या फाइनल ट्रूथ एग्रीमेंट को समझेंगे। पूर्ण शांति केवल राजा द्वारा ही संभव है। पूर्ण शांति का अर्थ है कि राजा के द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए पूर्ण शांति प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव को शत्रु राजा के स्वीकार करने पर ही युद्ध समाप्त होता है। यदि एक राजा के द्वारा पूर्ण शांति का प्रस्ताव दिया गया है परंतु दूसरे पक्ष द्वारा आंशिक शांति का प्रस्ताव दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में युद्ध समाप्त नहीं होगा। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण यहाँ देख रहे होंगे कि कृष्ण पक्ष का राजा अपने ही किले में रहते हुए शांति का आवेदन कर रहा है और श्वेत पक्ष ने आवेदन स्वीकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कृष्ण पक्ष की सेना अपने सेनापति जो कि काले घोले से चिन्हित है कि नियंत्रण क्षेत्र से आगे नहीं जा सकती और युद्ध भी चलता रहेगा क्योंकि श्वेत पक्ष ने आवेदन स्वीकार ही नहीं किया है। पूर्ण शांति के दूसरे उदाहरण को समझते हैं। कृष्ण पक्ष के राजा ने अपने किले के अंदर रहते हुए ही पूर्ण शांति का आवेदन किया हुआ है और शत्रु पक्ष के श्वेत पक्ष के राजा ने भी आवेदन स्वीकार कर लिया है और वो भी अपने किले के अंदर रहते हुए शांति का आवेदन स्वीकार कर रहा है। क्योंकि दोनों राजाओं ने पूर्ण शांति का आवेदन स्वीकार कर लिया है एक दूसरे के प्रति, इसलिए स्थिति में युद्ध समाप्त हो गया है। पूर्ण शांति के आवेदन के तीसरे उदाहरण को समझते हैं। यहाँ कृष्ण पक्ष के राजा ने अपने किले के अंदर रहते हुए ही शांति का आवेदन किया है, आप चित्र में देख सकते हैं, और श्वेत पक्ष के राजा ने भी आवेदन स्वीकार कर लिया है जो कि अपने युद्ध क्षेत्र के अंदर ही रहकर शांति का आवेदन कर रहा है। यहाँ दोनों राजाओं ने शांति का आवेदन किया है और एक दूसरे के आवेदन को स्वीकार कर लिया है और इस स्थिति में युद्ध समाप्त हो जाता है। पूर्ण शांति के आवेदन के चौथे उदाहरण में समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे श्वेत पक्ष के राजा ने केवल शांति क्षेत्र के अंदर होने के कारण ही शांति का आवेदन किया है, परंतु कृष्ण पक्ष के राजा ने आवेदन स्वीकार ही नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जो श्वेत पक्ष की सेना है वह अपने अधिकतम नियंत्रण रेखा तक जा सकती है जो कि राजा का 3 नंबर का या 3rd नंबर का रो है। तो 3rd नंबर के रो के आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक नहीं जा सकती। हाँ, पीछे जरूर जा सकती है। क्योंकि एक पक्ष के राजा के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया है, इसीलिए स्थिति में युद्ध चलता ही रहेगा। पूर्ण शांति के आवेदन के 5वें उदाहरण को हम समझते हैं। आप देख रहे होंगे जो कृष्ण पक्ष का राजा है वो अपने किले के अंदर रहते हुए शांति का आवेदन कर रहे हैं और उसी प्रकार से श्वेत पक्ष के राजा भी शांति क्षेत्र में रहकर शांति का आवेदन कर रहे हैं और चूंकि दोनों ने शांति का आवेदन किया है और स्वीकार कर लिया है, ऐसी स्थिति में युद्ध समाप्त हो जाएगा। पूर्ण शांति के आवेदन का 6वां और अंतिम उदाहरण समझते हैं। कृष्ण पक्ष का राजा भी शांति क्षेत्र में है और शांति क्षेत्र के अंदर होने के कारण शांति का उन्होंने आवेदन किया है। उसी प्रकार से श्वेत पक्ष के राजा भी शांति क्षेत्र के अंदर हैं और शांति क्षेत्र के अंदर होने के कारण उनका भी शांति का आवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों राजाओं के शांति के आवेदन देने के कारण युद्ध समाप्त कर दिया गया है। अभी तक हमने आंशिक और पूर्ण शांति अथवा संधि के बारे में समझा। एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें एक पक्ष के राजा द्वारा ही संपूर्ण समर्पण कर दिया जाता है और उसमें दूसरे पक्ष के राजा को किसी भी प्रकार की सहमति नहीं देनी होती है। तो इस संपूर्ण समर्पण के बारे में समझते हैं जहाँ युद्ध पूरा समाप्त हो जाता है। संपूर्ण समर्पण केवल राजा द्वारा ही संभव है। इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे राजा श्वेत पक्ष का राजा जो कि नीले या काले गोल घेरे से अंकित है। कृष्ण पक्ष का राजा अपने शांति क्षेत्र में रहकर ही संपूर्ण समर्पण का आवेदन कर रहा है। श्याम पक्ष के राजा नतमस्तक हो गए हैं। किसी भी विरोधी पक्ष के राजा को आवेदन स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में युद्ध तुरंत समाप्त हो गया है और कृष्ण पक्ष के राजा की पराजय हुई है। इस प्रकार से हमने शांति, संधि और समर्पण के बारे में इस भाग में समझा। धन्यवाद। नमस्ते।